नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालते हैं सूबे की आज की बड़ी खबरों की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ बाराबंकी और सीतापुर के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को सौगात देंगे। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर में अखिलेश यादव आज कन्नौज के दौरे पर हैं, जहां सपा के संस्थापक सदस्य कप्तान सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस दौरान अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। आखिर में बात होगी प्रियंका गांधी वाड्रा के मिशन उत्तर प्रदेश की। आज प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश दौरे का तीसरा दिन है। तो 9 बजे की ये 3 अहम खबरें हैं और विस्तार से इन 3 अहम खबरों पर हम चर्चा करेंगे और विस्तार से समझाएंगे कि आखिर इन तीनों ही खबरों के पीछे के मायने क्या कुछ है। तो मिशन 2022 के लिए बीजेपी का चुनावी प्लान जो है वो तैयार हो चुका है, तय हो चुका है। बीजेपी ने 100 दिन 100 काम की रणनीति बनाई है। 100 दिन तक रोजाना होगा कार्यक्रम। चुनाव के औपचारिक ऐलान तक जनता के बीच रहेगी भारतीय जनता पार्टी। पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने संभाली 84 सीटों की कमान। हारी हुई 84 सीटों पर काम करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। आपको बता दें 2017 के चुनाव में 84 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी को जीत हासिल नहीं हुई और यही वजह है कि इस बार कोई लापरवाही नहीं बरतने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है और जो 84 सीटें हैं उसकी कमान दी गई है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को। 84 सीटों की कमान वो संभालेंगे और आपको बता दें कि 14 सीटों पर सीएम योगी की भी नजर रहेगी। तो 100 दिन तक रोजाना कार्यक्रम होगा। 100 दिन 100 काम, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो रणनीति है वो तय की गई है। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, 100 दिन 100 काम, अब बिल्कुल भी नहीं होगा आराम, ये भारतीय जनता पार्टी ने सोच लिया है। कैसे पॉसिबल होगा? चुनौतियां बहुत होंगी। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2022 के तहत 100 दिन 100 काम के कार्यक्रम को लेकर आगामी चुनाव की औपचारिक घोषणा तक जनता के बीच में रहेगी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि 100 दिन 100 काम के माध्यम से वो जनता के बीच में मजबूत पैठ स्थापित करे ताकि 2022 में फिर से सत्ता में काबिज हुआ जा सके। तो कहीं ना कहीं लगातार स्वतंत्र देव सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खुद तमाम जगहों पर तमाम विधानसभाओं में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं और 100 दिन 100 काम का जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिसका आयोजन किया जा रहा है उसमें तमाम संगठन के पदाधिकारियों को अलग अलग जगहों पर संगठन की तरफ से जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी जो चुनाव की औपचारिक घोषणा तक जनता के बीच में रहेंगी। कई यह भी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पूरी तैयारियों में अपनी ताकत लगाना चाहती है ताकि 2022 में फिर से सत्ता में वापसी की जा सके। उसी के तहत ये बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिसका आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि 100 दिन 100 काम के माध्यम से जब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मंत्री और विधायक जनता के बीच में जाएंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो काम किए गए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो योजनाएं शुरू की गई हैं, धरातल पर लागू की गई हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो 4.5 सालों में विकास कार्य किए हैं वो कहीं ना कहीं जनता को गिनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी तो होंगी ही नीलेश। लेकिन एक चीज और महत्वपूर्ण, 2017 में जिन 84 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी, जिन 84 सीटों में जनता को कन्विंस नहीं कर पाई थी भारतीय जनता पार्टी, उनके दिल में जगह नहीं बना पाई थी, इस बार उन 84 सीटों पर बहुत ज्यादा नजर रहेगी और इसकी जो कमान है वो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को दी गई है। देखिए, बिल्कुल इससे पहले अगर हम बात करें तो संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने लखनऊ में तमाम बड़ी बैठकों को लिया था जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, ये तमाम लोग मौजूद थे। जिसमें यह तय किया गया था कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो 84 सीटें थी वहां पर उनको हार मिली थी, कहीं ना कहीं उन 84 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विशेष फोकस किया जा रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व का साफ तौर पर यह कहना है कि जिन 84 सीटों
पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, उन पर विशेष नजर रखी जाए और उन सीटों को जीता जाए। उसी के तहत ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने अपने कंधों पर उठाई है और लगातार उन 84 सीटों पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उन 84 सीटों की समीक्षा कर रहे हैं कि उनकी भी नजर रहेगी 84 सीटों पर। नीलेश, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो यूपी में भारतीय जनता पार्टी काट सकती है कई विधायकों का टिकट, बीजेपी कई विधायकों की सीट भी बदल सकती है। खराब परफॉर्मेंस वाले कई विधायकों का कट सकता है टिकट, अनर्गल बयानबाजी करने वाले विधायकों का भी टिकट कट सकता है, उनका पत्ता कट सकता है, संगठन पर सवाल करने वालों का भी कट सकता है टिकट। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह इस पर सर्वे कर रहे हैं। तो अनर्गल बयानबाजी और साथ ही जो पार्टी के साथ नहीं रहे या फिर पार्टी के थोड़ा अलग नजर आए, उनका पत्ता कट सकता है। अब सर्वे किया जा रहा है इसको लेकर, कई सारे ऐसे नेता विधायक हैं जिनका पत्ता कट सकता है। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। नीलेश, ये तो बहुत बड़ी बात है विधायक और नेताओं के लिए, जिन्होंने अनर्गल बयानबाजी की होगी उनके पत्ते कट सकते हैं। क्या कुछ इसमें देखा जाएगा? सर्वे के हिसाब से अगर हम बात करें तो आला कमान की तरफ से क्या चीजें देखी जाएंगी, क्या बेस बनाया जाएगा चूज करने पर नेताओं को? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये कहा है कि अनर्गल बयानबाजी करने वाले विधायकों को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी। कहीं ना कहीं अगर हम पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखें, जहां पर ममता बनर्जी को लेकर तमाम बयानबाजी हुई थी, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को वहां पर भुगतना पड़ा था। जो सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपेक्षा की थी वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में नहीं जीत पाई थी, क्योंकि वहां पर तमाम तरीके की बयानबाजियां हुई थी। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने उससे पहले जिन विधायकों ने, जिन मंत्रियों ने, जिन संगठन के लोगों ने गलत तरीके से बयानबाजी की, उनके पत्ते कटना लगभग तय है। क्योंकि शीर्ष नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे हम जेपी नड्डा की बात करें, अमित शाह की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर बीएल संतोष की बात करें, लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर वो खुद समीक्षा कर रहे हैं, खुद बैठकें कर रहे हैं और खुद ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कौन सा प्रत्याशी उपयुक्त रहेगा, कौन से विधायकों ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बेहतर काम किया है, जनता उनको पसंद करती है कि नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने एक सर्वे भी करा रही है कि प्रत्येक विधानसभा में जिन विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था और पार्टी के साथ वो जीत कर आए थे और लगातार 4.5 सालों तक जो उत्तर प्रदेश सरकार की कार्य योजनाएं थी, केंद्र सरकार की जो परियोजनाएं थी, क्या वो धरातल पर लागू कराने में सक्षम रहे हैं विधायक। अगर उनकी जो सर्वे है उसमें अगर कोई विधायक फेल पाया जाता है तो उनका भी पत्ता कटना लगभग तय है। करीब 100 से ज्यादा मंत्री विधायकों के नाम है जो इस तरीके के बयानबाजी में फंसे हैं या जिन्होंने पार्टी की मंशा के अनुरूप काम नहीं किया है या फिर जो संगठन के ऊपर सवाल खड़े करते हुए नजर आए हैं। पिछली बार देखा गया था जब मानसून सत्र चल रहा था तो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही अपनी सरकार के खिलाफ बागी हो गए थे। कहीं ना कहीं वो तमाम विधायक भी संगठन की रडार पर रहेंगे कि जो सरकार सत्ता में है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, ऐसे में अगर उनके पार्टी के विधायक विधानसभा के अंदर धरने पर बैठ जाते हैं तो लाजमी है कि विपक्ष सवाल खड़ा करेगा। तो ऐसे विधायकों को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कहीं ना कहीं रहना होगा क्योंकि सर्वे किया जाएगा और सर्वे में उन तमाम चीजों को देखा जाएगा जो इससे पहले विधायक करते आए हैं। बहुत शुक्रिया नीलेश इस तमाम जानकारी के लिए। करेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां अवैध धर्मांतरण का मामला मौलाना कलीम के खातों की जांच करेगी ईडी। ट्रस्ट से जुड़े खातों की जांच होगी, करोड़ों के लेन देन की जांच करेगी ईडी। एटीएस की जांच में हुआ है 20 करोड़ के लेन देन का खुलासा। फिलहाल एटीएस की रिमांड पर है मौलाना कलीम। तो एटीएस के रिमांड पर क्योंकि मौलाना कलीम है तो ऐसे में पूछताछ अभी भी जारी है, लेकिन खाते में पैसे कैसे आए और किस वजह से आए, इन तमाम चीजों को लेकर अभी एटीएस जांच पड़ताल करेगी। इतना ही नहीं, अब ईडी भी जांच करेगी कि आखिर खातों से पैसे कैसे आ जा रही हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर जांच किया जाएगा। एटीएस की टीम लगातार अभी भी एक्टिव है, अलर्ट मोड पर है और इस पूरे मामले को लेकर दिन पर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस पूरे मामले में आपको बता दें मौलाना कलीम के खातों की ईडी जांच करेगी। तो ट्रस्ट से जुड़े खातों की जांच होगी, करोड़ों के लेन देन की जांच करेगी ईडी। मौलाना कलीम के खातों की जांच करेगी ईडी।
ये जानने की कोशिश होगी कि आखिर मौलाना कलीम के अकाउंट में पैसे आते कहां से थे और क्या यहां से भी ट्रांसफर हुआ है। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नीलेश, जिस तरीके से लगातार एटीएस एक्टिव है और लगातार एटीएस की तरफ से जांच भी जारी है, हर दिन नया खुलासा हो रहा है। अब ईडी की तरफ से जो कलीम है उसके खाते की जांच की जाएगी कि आखिर पैसे आ जा कहां से रहे हैं। तो एक बड़ा खुलासा हम ये कह सकते हैं कि अगर इस गुत्थी को सुलझा लिया जाता है तो बहुत सारी चीजें और भी पता चलेंगी। देखिए, बिल्कुल अवैध धर्मांतरण का मामला जब उत्तर प्रदेश में प्रकाश में आया था उसके बाद पूरी जांच यूपी एटीएस को सौंप दी गई थी। एटीएस ने लगातार पड़ताल करते हुए सबसे पहले जो बड़ी गिरफ्तारी की थी उमर गौतम की गिरफ्तारी की थी। उमर गौतम की निशानदेही पर मौलाना कलीम को गिरफ्तार किया गया था। मौलाना कलीम को जब एटीएस ने रिमांड पर लिया और पूछताछ शुरू की तो मौलाना कलीम की निशानदेही पर 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। कहीं ना कहीं अगर हम पूरे इस धर्मांतरण के प्रकरण को देखें तो अभी तक करीब 14 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और मौलाना कलीम की अगर बात की जाए तो मौलाना कलीम के ऊपर आरोप है कि 4 से 5 लाख लोगों को अवैध तरीके से धर्मांतरित कराने का इन्होंने काम किया है। उसके अलावा बात करें तो मौलाना कलीम के जितने भी ट्रस्ट हैं जिसमें वो अध्यक्ष हैं या फिर जिसमें वो सदस्य हैं, उन ट्रस्टों की भी जांच एटीएस की तरफ से कराई जा रही है। एटीएस की शुरुआती जांच में ये पता चला है कि 20 करोड़ रुपए का जो लेन देन विदेशों से हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है वो ब्यौरा नहीं दे पाए हैं, जिसके बाद अब ये पूरी जांच ईडी करेगी। अगर बात करें हम मौलाना कलीम के ट्रस्टों की तो अभी तक एटीएस की जांच पड़ताल में साफ तौर पर निकल कर आया है कि 57 करोड़ रुपए का एक ट्रस्ट में ट्रांजैक्शन हुआ है। वही 3 करोड़ रुपए का बहरीन की एक बैंक से एकमुश्त ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसके बाद एटीएस ने उसकी जांच को और विस्तृत किया और जब जांच की तो करीब 20 करोड़ रुपए का ऐसा ट्रांजैक्शन चलेगा कि आखिर मौलाना कलीम के तार जुड़े कहां पर थे, कहां से फंडिंग होती थी, कहां से पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग होती थी और फिर कहां से इंफॉर्मेशन दिया जाता था, यह भी पता चल जाएगा। देखिए, बिल्कुल जब एटीएस पूरे मामले की गंभीरता से पड़ताल कर रही है, मौलाना कलीम अभी भी एटीएस की कस्टडी रिमांड में है, पूछताछ लगातार जारी है। उनकी निशानदेही पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो मौलाना कलीम से जुड़े हुए थे, जो कहीं ना कहीं धर्म के आड़ में इस तरीके का गोरख धंधा चला रहे थे। कहीं ना कहीं मौलाना कलीम जो विदेशों से फंड लेता था उस फंड को कहाँ निवेश करना है, लगाना इन 3 लोगों के द्वारा किया जा रहा था। एटीएस ने उनको भी गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश करने के साथ साथ 7 दिनों की कस्टडी रिमांड ली है। अब उन 3 लोगों से जब पूछताछ एटीएस करेगी तो तमाम परतें और खुलेंगी, क्योंकि धर्मांतरण का एक बड़े पैमाने पर मामला उत्तर प्रदेश और देश में देखने को मिला, जिसको लेकर तमाम तरीके के सवाल उठे। मौलाना कलीम की अगर बात की जाए तो मौलाना कलीम ने मेरठ से बीएससी करने के बाद नीट का एग्जाम दिया था और नीट का एग्जाम में वो सफल भी हुए थे। उसके बाद एमबीबीएस पढ़ाई छोड़कर वो लखनऊ के नदवा कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया और इस्लामिक की पढ़ाई शुरू की। और कहीं ना कहीं इस्लामिक की पढ़ाई करने के साथ साथ उन्होंने अपनी पाठ्य सामग्री इंटरनेट पर और लिखित रूप में एकत्रित की, जिसके माध्यम से वो लोगों को कट्टरपंथ की शिक्षा देते थे कि कैसे कट्टर बनना है, कैसे दूसरे धर्मों के लोगों को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कराना है। इस तरीके का काम मौलाना कलीम की तरफ से किया जा रहा था। साफ तौर पे ये देखा गया कि जब मौलाना कलीम कहीं जगह पर जाकर धर्म को लेकर प्रचार प्रसार करते थे तो उस प्रचार प्रसार की आड़ में लोगों को नौकरी का झांसा दिया जाता था, पैसे का झांसा दिया जाता था और झांसा दिया जाता था और फिर अपना काम इस तरीके से करते थे। बहुत शुक्रिया नीलेश इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई की जांच जारी है। आज तीनों आरोपियों को कराया जा सकता है, आमने सामने बैठाया जा सकता है। तीनों आरोपियों को मठ और मंदिर भी ले जा सकती है सीबीआई। तो तीनों आरोपियों को यानी कि आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी, ये 3 ऐसे मुख्य आरोपी हैं जिन्हें आमने सामने आज बैठाया जाएगा और साथ ही इन तीनों आरोपियों को मठ और मंदिर भी ले जा सकती है सीबीआई। आलोक मालवीय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आलोक मालवीय, क्या जानकारी मिल रही है? सीबीआई आज जो 3 मुख्य आरोपी हैं उन्हें आमने सामने बैठा सकती है, पूछताछ करेगी, इसके अलावा मठ भी लेकर जा सकती है। बिल्कुल, देखिए जब से सीबीआई इन तीनों को लेकर आई है इनसे अलग अलग 8-8 घंटे तक की पूछताछ की गई है, जिसको लेकर आनंद गिरी की हवाइयां उड़ी रही चेहरे की और उनके चेहरे पर पसीना साफ देखा गया। इसके अलावा कई बार वो इमोशनल भी हुए, लेकिन सीबीआई की जो पूछताछ है वो कड़ाई है, वो लगातार जारी है। इसके साथ सीबीआई ने कल फिर मठ बागंबरी गद्दी जाकर सीन को देखा, फिर से कई चीजों को लिया, रिक्रिएट किया और उसके साथ ही उन्होंने सीसीटीवी को भी देखा। बताया जा रहा है कि आसपास के जो सीसीटीवी थे वो खराब थे, जिसको लेकर भी शक की सुइयां घूम रही है।
इसको लेकर भी सीबीआई की जो अधिकारी है वो काफी सख्त हैं। यही नहीं, आज ऐसा हो सकता है कि सीबीआई इन तीनों को लेकर हरिद्वार के लिए रवाना हो जाए। चूंकि कम समय है, सिर्फ 7 दिनों का समय मिला था और आज 24 घंटा पूरा हो गया है इनको रिमांड में लिए हुए। नैनी जेल से कल इसी समय इनको लेकर पुलिस लाइन लाया गया था और पुलिस लाइन में लगातार पूछताछ जारी थी। 24 घंटे हो जाने के बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि इन तीनों आरोपियों को लेकर सीबीआई अब हरिद्वार जाएगी और वहां के क्लू को खंगालेगी। इसके साथ ही एक चौंकाने ठीक है आलोक मालवीय, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नोएडा से इस वक्त की खबर, जहां नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है और उसका इलाज अभी जारी है। सेक्टर 56 के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद किया गया है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, लेकिन पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए आखिर कैसे इस बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। इसके पैर में गोली लग गई। जवाबी कार्रवाई में भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस पर फायरिंग कर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो उसमें यह बदमाश घायल हो गया। बदमाश के पास से एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद किया गया है। सुबह ही सुबह बदमाशों से पुलिस मुठभेड़ हो गई है। चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने बदमाशों को रुकने का इशारा दिया तो पुलिस पर उल्टी फायर कर दी, जहां पुलिस की फायर के बाद एक बदमाश जो सातिर बदमाश था उसको पुलिस की गोली लगी है और दूसरा जो बदमाश था वो फरार होने की कोशिश कर रहा था, वहीं कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार हो गया है। हालांकि आप देखिए पीछे कि ये बदमाशों के पास से लूटे हुए मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, एक तमंचा इनके पास से बरामद हुआ है और इसी बाइक से बदमाश थे जो सवार थे। और सबसे बड़ी बात है कि सुबह सुबह दिन दहाड़े बदमाशों से ये मुठभेड़ हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि नोएडा सेक्टर 58 पुलिस को जो है बड़ी हाथ सफलता लगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो अपराधी थे लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, लगातार मोबाइल स्नैचिंग की घटना कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस भी लगातार इनका पीछा कर रही थी। आज जो पुलिस के ये हत्थे चढ़ गए और कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है, जो आपराधिक इतिहास बदमाशों का देखा जा रहा है, लगभग एक जो सातिर बदमाश है जो घायल हुआ है पुलिस की गोली से, उस पर दर्जनों मुकदमे हैं। अब से पहले भी नोएडा एनसीआर के अंदर काफ़ी बार जेल जा चुका है और कहीं ना कहीं ये पुलिस की एक बड़ी सफलता देखने को मिल रही है। जो पुलिस टीमें हैं आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर मौजूद है। और सुबह ही सुबह जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसको रुकने का इशारा दिया तो कहीं ना कहीं पुलिस पर फायर करी और पुलिस ने फायर। तो वाराणसी में भी बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया है। बदमाश विक्की के पैर में गोली लग गई। अस्पताल में भर्ती पुलिस को चकमा देकर भाग रहा था बदमाश। कई मामलों में फरार था ये बदमाश विक्की, लेकिन अब इसे धर दबोचा गया है। मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया है। बदमाश विक्की के पैर में गोली लगी, अस्पताल में अभी भर्ती है। तो लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। अब पुलिस की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि एक भी बदमाश बख्शा नहीं जाएगा। लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उसके तहत ही बदमाशों को पकड़ने का सिलसिला उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।